हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रोगों के बारे में पढ़ा था। रोग प्रसार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इंटरफेरोन क्या होता है, सक्रिय टीका निष्क्रिय टीका किसको कहते हैं, ये सब कुछ हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। अगर आपने अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों में हमने 3 कैटेगरी देखी थी: वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। तो आज हम वायरस जनित रोगों को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। वायरस जनित रोग, वायरस के कारण होने वाले जो रोग होते हैं उनको वायरस जनित कहते हैं। इसमें जो रोगकारक होता है या जो पैथोजन होता है वह एक वायरस होता है। अब वायरस से होने वाले रोग में फर्स्ट आता है बड़ी माता। इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं और चेचक भी बोलते हैं। इसका रोग कारक क्या होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जो है इसका रोग कारक होता है, इसका पैथोजन होता है। अब आता है इसका संक्रमण कैसे होता है। तो रोगी के सीधे संपर्क में आने से इसका संक्रमण हो सकता है, या रोगी की जो वस्तुएं हैं जो संक्रमित हो चुकी है उन वस्तुओं से भी इसका संक्रमण हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दानों का निर्माण हो जाता है और कभी कभी ये संक्रमण ठीक होने के बाद भी त्वचा पर गड्ढों के रूप में रह जाते हैं। अब उपचार, तो वायरस से होने वाली जितनी भी डिसीज़ होती है उनमें अधिकतर का उपचार जो होता है लक्षणात्मक होता है। मतलब जैसे बुखार आ रहा है वायरस के कारण, तो बुखार की टेबलेट, सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम की, ऐसे लक्षणात्मक उपचार होता है। इसकी जो वैक्सीन की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। अब इसी में सेकंड आता है चिकन पॉक्स या छोटी माता। इसका रोग कारक होता है वेसियोला जोस्टर वायरस। इसका जो संक्रमण होता है ये भी इसी से होता है, संक्रमित वस्तुओं से होता है या रोगी के सीधे संपर्क में आने पे होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार आना, इसमें भी पूरी बॉडी पे गहरे लाल रंग के दाने बन जाते हैं। और इसका उपचार क्या होता है? लक्षणात्मक उपचार। इसके बाद आता है डेंगू। डेंगू का रोग कारक जो होता है डेंगू वायरस होता है और इसका रोग वाहक मतलब रोग के प्रसार का काम कौन करता है? इसमें एडिज इजिप्टाई मच्छर, ये जो होता है इस मच्छर के काटने से हमें यह रोग हो जाता है। इसका संक्रमण जो होता है संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके जो लक्षण होते हैं वह हमें 2 स्टेज में दिखाई देते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लगभग 4 या 5 दिन तक तेज बुखार आता है और शरीर में दर्द होता है। इसे बोन ब्रेक फीवर कहते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है, इस एज में ही अगर प्लेटलेट्स चेक करवाई जाती है तो प्लेटलेट्स कम नहीं होती है। प्लेटलेट्स जो कम होती है वह सेकेंड स्टेज में होती है, जो 4-5 दिन के बाद होती है। इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है और जो हमारा ब्लड होता है या रक्त होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है, इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इसका उपचार भी वही है, लक्षणात्मक उपचार। इसके बाद आता है पोलियो माइलाइटिस। इसका रोग कारक होता है पोलियो वायरस, एंटीरोवायरस या पिकोर्ना वायरस। इसका संक्रमण जो होता है दूषित जल या भोजन करने से। अगर हम दूषित जल या भोजन करें और अगर उसमें पोलियो वायरस अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, तो हमें इसका संक्रमण हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? अब दूषित जल या भोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसका जो आक्रमण होगा या संक्रमण होगा वह हमारी आंतों पे ही होता है। तो सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण होता है, उससे डायरिया हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रोगकारक रक्त से होता हुआ हमारी बोन मैरो में पहुंच जाता है और वहाँ पे संक्रमण कर देता है। और साथ ही ये जो होता है तंत्रिका तंत्र व पेशी में भी संक्रमण कर देता है, पेशियाँ भी प्रभावित हो जाती है। नोट: मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर। अब जो वैक्सीन होती है वो भी 2 टाइप की होती है, IPV और OPV। IPV मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। अब IPV के खोजकर्ता कौन है? तो साल्क। और OPV के खोजकर्ता साबिन। अब IPV में क्या होता है, इसमें मृत वायरस को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है जिससे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इसमें इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है ये वैक्सीन। और OPV में क्या होता है, इसमें जीवित उत्पन्न करने की क्षमता से रहित, मतलब इसमें वायरस तो जीवित होगा
लेकिन उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। तो ऐसे वायरस को मुख्य जरिए से मतलब ओरल वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। अब इसके बाद हमारा 5वां रोग आता है मम्स। मम्स जो होता है इसको घलसुआ भी कहा जाता है। इसका रोग कारक क्या होता है? तो इसका रोग कारक होता है पैरामिक्सो वायरस। इसका संक्रमण कैसे होता है? तो इसका संक्रमण भी रोगी के संपर्क में आने से हो जाता है। लक्षण जो होती है, पैरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथियाँ जो होती है ये हमारे कान के आगे की तरफ स्थित होती है और उल्टे त्रिभुज के आकार की होती है। इस टाइप की होती है पैरोटिड लार ग्रंथि दोनों तरफ। तो इसमें सूजन आ जाती है। कभी कभी ये वायरस रक्त से होता हुआ जननांगों में भी सूजन कर देता है। ऐसे में रोगी बंध्य हो जाता है। अब इसकी वैक्सीन कौन सी होती है? तो इसकी वैक्सीन होती है MMR। ये एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है। इसमें MMR का मतलब है मम्स, मिजल और रूबेला। इसका उपचार भी जो होता है लक्षणात्मक उपचार होता है, मतलब जो सिम्टम्स लग रहे हैं उसका इलाज होता है। अब इसके बाद आता है मिजल्स या खसरा। इसको रूबियोला भी बोलते हैं। ध्यान रखना, रूबेला अलग होता है और रूबियोला अलग। अब मिजल्स, इसका रोग कारक क्या है? रूबियोला वायरस जो है इसका रोग कारक होता है। इसका संक्रमण भी इसी तरीके से होता है, रोगी के संपर्क में आने से होता है। अब इसके लक्षण क्या दिखते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं चेहरे एवं गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने बन जाते हैं, तेज बुखार आ जाता है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसकी वैक्सीन भी जो होती है MMR होती है, मम्स, मिजल और रूबेला। इसका ट्रीटमेंट भी जो होता है लक्षणात्मक उपचार होता है। इसके बाद का रोग आता है रूबेला। इसको जर्मन खसरा भी कहा जाता है। इसका रोग कारक होता है रूबेला वायरस। इसका संक्रमण होता है रोगी के संपर्क में आने से। इसके लक्षण क्या होते हैं? खसरे के समान ही, मतलब चेहरे पर, गर्दन पर लाल दाने निकल जाते हैं, तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसकी वैक्सीन भी यही होती है MMR, मम्स, मिजल और रूबेला। इसका उपचार भी जो होता है लक्षणात्मक होता है। नोट: वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी, मदरसों में MR टीकाकरण किया जाता है, जिसके तहत 13 वर्ष तक के बच्चों को मिजल्स व रूबेला के टीके लगाए जाते हैं। अब आता है हर्पीज। यह हर्पीज क्या होता है? इसका रोग कारक जो होता है वह हर्पीज वायरस होता है। इसका संक्रमण भी होता है रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। लक्षण: इसमें क्या होता है, मुख के किनारों पर, मतलब जहाँ हमारा मुख है उसके किनारों पर घाव होने लगते हैं। इसकी वैक्सीन जो होती है इसके नाम पे ही रखी गई है, इसका नाम हर्पीज वैक्सीन। और इसका जो उपचार होता है ये भी रक्षणात्मक उपचार होता है। अब आता है एड्स। इससे लगभग सभी बहुत ही अच्छे तरह से भली भांति परिचित होते हैं। एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बहुत सी बार। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका रोग कारक क्या होता है? HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो होता है इसका रोग कारक होता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से हो सकता है, माता से गर्भस्थ शिशु में आ सकता है, या इन्फेक्टेड रक्त चढ़ाने से या इन्फेक्टेड सुई को काम में लेते हैं तो उससे भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ही कमी आ जाती है। तो कोई छोटा सा भी रोग होता है तो उसके बहुत ही ज़्यादा लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। हमारी बॉडी जो होती है उसमें किससे भी लड़ने की, कोई भी अदर बीमारी है तो उससे भी लड़ने की कोई ताकत नहीं रहती है हमारी बॉडी में। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लगती है। WBC लड़ती है हमारे शरीर में। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो WBC की संख्या में भी कमी आने लगती है। धीरे धीरे दूसरे संक्रमण होने से व्यक्ति के अंग काम करना भी बंद कर देते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। अब इसका उपचार, वैसे तो इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन जीडोबुडिन जैसी दवाइयों से कुछ समय के लिए तेज संक्रमण से बचा सकती है। इसका इसे स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं होता है। इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। अब इसका टेस्ट क्या होता है, इसका परीक्षण क्या होता है? तो एलिसा परीक्षण होता है इसको चेक करने के लिए।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एस्से जो होता है इसका टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका एक निश्चयात्मक परीक्षण किया जाता है जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट या पीसीआर आधारित होता है। ये जो टेस्ट होता है। अब इसके अगला रोग आता है रेबीज या जलबित्ती। इसका रोग कारक क्या होता है? इसका रोग कारक होता है रेब्डोवायरस। इसका संक्रमण कैसे होता है? जो रेबिड कुत्ता है उसके काटने से इसका संक्रमण हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? कुत्ते के काटने के बाद घाव पे संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वहाँ पे संक्रमण होने लगता है। मांसपेशियाँ भी प्रभावित हो जाती है और खासकर इसमें गले की पेशियाँ जो होती है वह प्रभावित होती है। इससे हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। जल निगलने में परेशानी अनुभव होती है। और तथा क्या होता है इसमें स्वयं कुत्ता भी जो होता है पागल होकर मर जाता है। अब इसकी वैक्सीन कौन सी होती है? तो इसकी वैक्सीन होती है एंटी रेबीज वैक्सीन। इसका उपचार भी जो होता है लक्षणात्मक। वायरस में जो अधिकतर डिसीज होती है उन सबके जो उपचार होते हैं वे लक्षणात्मक ही होते हैं। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का रोग कारक क्या होता है? हेपेटाइटिस वायरस। इसका संक्रमण जो होता है संक्रमित वस्तुओं से या रोगी के संपर्क में आने से। अब इसमें जो हेपेटाइटिस होते हैं वो बहुत से होते हैं जैसे ए, बी, सी। अब इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो बी व सी जो होते हैं सबसे ज़्यादा संक्रामक होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? यकृत में संक्रमण होने से इसमें सूजन आ जाती है। वह पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें उपचार जो होता है लक्षणात्मक और इसकी जो वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है। अब भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन ऐसी पहली वैक्सीन थी जिसका रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक से किया गया। इसका निर्माण जो था रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक से किया गया था। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से यकृत में वसा का जमाव होने लगता है जिससे लीवर में सूजन आने लगती है। इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। इसे फैटी लीवर या फैटी लीवर सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके बाद रोग आता है मेनिंजाइटिस। इसका रोग कारक होता है मुख्यतया वायरस, लेकिन बैक्टीरिया कवक भी इसके कारण हो सकते हैं। मुख्यतया तो वायरस ही इसका रोग कारक होता है, लेकिन बहुत सी कंडीशन में इसमें बैक्टीरिया व कवक भी इसके कारण हो सकते हैं। इसका संक्रमण संक्रमित माता से शिशु में या उसकी संक्रमित दूषित वस्तुएं यूज़ करने से। इसके लक्षण क्या होते हैं? जो हमारे मस्तिष्क आवरण होते हैं मेनिंजेज, मतलब जो तीनों झिल्लियाँ होती है हमारे मस्तिष्क में, ड्यूरामेटर, एरेक्नोडाइट और पैरामेटर के में सूजन आ जाती है और संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। ऐसे में मस्तिष्क पर दबाव पड़ने लगता है जिससे रोगी कोमा में भी जा सकता है। इसके जो उपचार होते हैं लक्षणात्मक। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।